जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। कल मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ाया था, प्लासी के युद्ध के बारे में बताया था। ठीक है, आज उससे आगे बताएंगे, सिराजुद्दौला से आगे हम बताएंगे कौन शासक बना और कैसे क्रम रहा आगे। ठीक है, आगे देखिए, बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता, यानी बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। तो सिराजुद्दौला जब हार जाता है प्लासी के युद्ध में, उसके बाद में कौन बनता है? मीर जाफर, जो उसका सेनापति होता है, अंग्रेजों की सहायता करता है। उसे ही अंग्रेज क्या करते हैं कि बंगाल का नवाब बना देते हैं। इसका क्या नाम होता है? मीर जाफर। इसका कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1757 से लेकर 1760 तक। 1757 से लेकर 1760 तक। अब इसके समय की जो घटना है या जो भी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर अंग्रेजों का एकमात्र कठपुतली शासक के रूप में जाना जाता है, यानी केवल ये कठपुतली के रूप में काम करता था, नाम का शासक था। काम सब अंग्रेज करते थे, ये तो केवल नाम का जो है नवाब था वहां का। कहां का? बंगाल का। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस ये पूछा जाएगा कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का शासक कौन बना? तो मीर जाफर। मीर जाफर, ठीक है। अब मीर जाफर के बाद कौन बनता है? इसका दामाद होता है मीर कासिम। इसका मीर जाफर का जो दामाद है मीर कासिम बनता है। देखो, क्योंकि जो अंग्रेजों को लालच देता है कि मैं आपके लिए धन दूंगा और आप जो है अच्छे से और ज्यादा अच्छे से वो करना, मतलब व्यापार करना। तो इसके बाद में ये जो है अंग्रेजों को लालच देने के बाद ये मीर कासिम बन जाता है। ठीक है, मीर कासिम क्या है, कब बनता है? 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। यानी अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना देते हैं। मीर जो कासिम होता है वो मीर जाफर का दामाद होता है। इसे कब बनाया जाता है? 1760 में बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया जाता है अंग्रेजों द्वारा? तो 1760 में बनाया जाता है। और मीर जाफर को जो बनाया जाता है 1757 में बनाया जाता है, जो 1760 तक रहता है। ठीक है, इसके समय की घटना याद रखनी है। केवल क्या याद रखनी है कि इसने जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से, जिसे मैंने बताया था शुरू में तुम्हें, बंगाल के जो शासक को क्रम आया था सूबेदार का, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई थी, और ये उसी मुर्शिदाबाद को राजधानी को स्थानांतरित करके मुंगेर बनाता है। क्या बनाता है? मुंगेर। यानी यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मुंगेर से स्थानांतरित कर, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर राजधानी किसने बनाया था, किस शासक ने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। मीर कासिम का याद रखना, मीर कासिम ने क्या करा था, यानी मुर्शिदाबाद से राजधानी स्थानांतरित करके मुंगेर बनाई थी। क्या बनाई थी? मुंगेर। और मुंगेर में और क्या करा इसने कि हाँ देखो, शस्त्र बनाने का तोपखाना, देखो मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण का कारखाना स्थापित किया। यानी तोपखाना और बंदूक निर्माण का कारखाना स्थापित किया। कहां पर किया? मुंगेर में। किसने करा था? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने। और इसने कर संबंधी सुधार भी किए, जो इसने अंग्रेजों से वादा किया था, मगर वादे के अकॉर्डिंग इसने काम नहीं किया, तो अंग्रेज इससे रुद्र हो गए। तो इसके लिए हटा क्या होता है कि इसे हटाना चाहते हैं अंग्रेज, तो युद्ध होता है, ये हार जाता है युद्ध में। फिर जो भाग जाता है किसके पास? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला वहां जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी आए हुए होते हैं। तो ये त्रिगुट आपस में संबंध बना के क्या करते हैं कि ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं बक्सर के मैदान में। इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो बक्सर कहां है? बिहार में है फिलहाल। अब बक्सर के युद्ध के बारे में जहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, बक्सर के युद्ध के बारे में देखिएगा, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ, यह आ जाता है क्वेश्चन। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बंगाल के नवाब थे एक तरफ, और अवध के नवाब और मुगल बादशाह, यानी ये तीनों लोग एक तरफ थे। त्रिगुट सेना थी। किस किस की? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। अवध के नवाब, जो अवध उत्तर प्रदेश कहलाता है, अब वर्तमान वो अवध कहलाता था पहले। बंगाल के नवाब कौन है? मीर कासिम। तीनों की सेना होती है। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उसका जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो होते हैं हेक्टर मुनरो। कौन होते हैं? हेक्टर मुनरो। यानी हेक्टर मुनरो इन तीनों की त्रिगुट सेना को बक्सर के युद्ध में हरा देते हैं। बक्सर के युद्ध में हरा देते हैं। तब ये त्रिगुट सेना बक्सर के युद्ध में हार जाती है, उसके बाद में संधि होती है इनके बीच में। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो एक तरफ ये त्रिगुट सेना थी, किस किस की? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। एक तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में युद्ध हो रहा था। तो ये जो है हेक्टर मुन्नो वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ये त्रिगुट सेना हार जाती है बक्सर के युद्ध में, और इनका प्रभुत्व प्रारंभ हो जाता है। यानी मान लो पूरी तरीका से जो है हावी हो जाते हैं भारत पर। जो अंग्रेज हैं वो इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, इन्होंने जो पैर धरा था वो प्लासी के युद्ध में धरा था।
सिराजुद्दौला को हराने के बाद प्लासी के युद्ध में प्रवेश कर दिया मान लो अच्छे से, और इसमें जो है इनका पूर्वत्व हो जाता है, तो ये पूरे पैर पसार लेते हैं अच्छी तरीके से, अपना वो हो जाता है इनका। अब देखो बक्सर के युद्ध की जब हार जाते हैं तो इसके बाद में संधि होती है इलाहाबाद की संधि, 2 संधि होती हैं, उन संधि के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब संधि होती है 2, एक होती है 12 अगस्त 1765 में, दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 में। अब जो पहली संधि होती है वो किस किस के बीच होती है, तो पहली संधि जो होती है वो होती है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होती है। किसके? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होती है। अब जो संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में। इसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं वो भी बताता हूँ अभी क्या होता है इसमें। तो देखो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इलाहाबाद की संधि क्या है? बक्सर के युद्ध की जब जीत जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में, तो 2 संधि होती है, कौन कौन सी? इलाहाबाद की संधि होती है 2। एक पहली संधि होती है यानी प्रथम संधि, प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि लिख लो यहाँ। तो ये होती है 12 अगस्त 1765 में, 1765 में। इसमें क्या कंडीशन धरी जाती हैं? यह है इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है, 12 अगस्त 1765। इसमें यह शर्त रखी जाती है कि जो अवध के नवाब हैं मुगल बादशाह के लिए इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा ये देंगे। कौन सा? इलाहाबाद यानी अवध के नवाब, पहली शर्त है अवध के नवाब, इलाहाबाद व कड़ा जिले की जागीर देंगे। कैसे देंगे? मुगल बादशाह के लिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के लिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? जो कंपनी है मुगल बादशाह के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, यानी 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन कंपनी कैसे देगी? मुगल बादशाह के लिए, शाह आलम द्वितीय के लिए, शाह आलम द्वितीय के लिए कौन देगी? कंपनी। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। और शर्त क्या होती है कि जो मुगल बादशाह इसके बदले में क्या देंगे कंपनी के लिए? शाह आलम द्वितीय कंपनी के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देंगे। क्या देंगे? दीवानी। यानी शाह आलम द्वितीय कंपनी के लिए कौन कौन सी चीज देंगे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देंगे। और कंपनी ने देगी 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। और अवध के नवाब इसे क्या देंगे? शाह आलम द्वितीय के लिए इलाहाबाद और कड़ा जिले का जो भी जागीर है वो दे देंगे इसके लिए। अब दूसरी संधि जो होती है इनमें होती है 16 अगस्त, इलाहाबाद की सेकंड संधि होती है 16 अगस्त 1765 में, 1765 में। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो अंग्रेज हैं अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा जो इसके लिए दे देंगे शाह आलम द्वितीय के लिए, ठीक है। और हर्जाने के रूप में, यानी जो युद्ध हुआ था उसके हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हुआ चुनार किला, जो चुनार का जो किला है, चुनार किले को अवध के नवाब कंपनी को देंगे, क्या चीज देंगे? 50 लाख रुपए देंगे और चुनार का किला देंगे कंपनी के लिए, ठीक है, हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए। और सेकंड शर्त क्या होती है कि जो अवध है, यानी अवध में जो है अंग्रेजी सेना रहेगी, उसका जो खर्चा देंगे वो अवध के नवाब देंगे। कौन देंगे? अवध के नवाब देंगे। जो अंग्रेजी सेना का खर्चा, अंग्रेजी सेना रहेगी वहां पर, अंग्रेजी सेना का खर्चा, वेतन वगैरह सब चीज देंगे। कौन देंगे? अवध के नवाब जो वहां रहेगी। तो ये 2 शर्तें, ये 2 संधि होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765। पहली संधि जो होती है अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच होती है, किससे? शाह आलम द्वितीय के साथ। दूसरी संधि जो होती है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच होती है। दूसरी संधि किसके बीच होती है? अंग्रेजों के बीच और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होती है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधियों से संबंधित, ठीक है। आज ये कंप्लीट हो गए, फिर कल बताएंगे तुम्हें, ठीक है। मैसूर युद्ध के बाद बताएंगे, जो चारों मैसूर युद्ध हुए हैं कैसे कैसे हुए हैं उनके बारे में डिटेल से बताएंगे कल की वीडियो में, ठीक है। आज इतना ही बस।